नासिर अदीब साहब, ये बताइएगा कि कितने साल गोविंदा जी ने अपनी शादी को छुपाए रखा? जिस अदाकार की मैं कहानी सुना रहा हूँ उसको लोग चीची कहते थे। रवीना टंडन जो है इनसे शादी करना चाहती थी। गोविंदा जो था ये बेहतरीन डांस डायरेक्टर था अपने कॉलेज के ज़माने में। उसको बम्बे का किंग ऑफ कॉमेडी ऑफ बम्बे फिल्म खिताब मिला। रैम्बो, ये तुम्हारी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। कहता जी तुम्हें पता पाकिस्तान में भी एक ही है और हिंदुस्तान में भी एक ही है। मैंने कहा कौन? कहता है हिंदुस्तान में गोविंदा और इधर आपका बेटा रैम्बो। आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ गोविंद अरुण आहूजा की, जिसको दुनिया गोविंदा के नाम से जानती है। द कॉमेडी किंग ऑफ बॉलीवुड का आगाज किस फिल्म से हुआ? अपनी लाइफ की पहली फिल्म से शोहरत की बुलंदियों पर कैसे पहुँचे? गोविंदा ने सुनीता मंचल के साथ अपनी शादी कब की और कब तक छुपाई रखी? गोविंदा का अरूज से ज़वाल तक का सफर जानने के लिए नासिर अदीब साहब के साथ ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। हम बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप तमाम लोगों के लिए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बायोग्राफीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस पे बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मैं आपकी जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट शामिल कर रहा हूँ और आप पसंद कर रहे हैं तो हमारे सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, खूब खैरियत से होंगे आप और उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले, चाहने वाले और हमें सुनने वाले और हमारे प्रोग्राम को पसंद करने वाले वो भी खैरियत से होंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे 1000 मरतबा कहा है, हर प्रोग्राम में कहा है कि साहब का लफ्ज़ निकाल दो। ये साहब, मैं आपको बताऊँ मुझे साहब क्यों अच्छा नहीं लगता? क्यों? दो चीज़ों से दो हर्फ मुझे नहीं अच्छे लगते। एक साहब अच्छा नहीं लगता, एक सर नहीं अच्छा लगता। उसकी वजह? इन दोनों को याद करता हूँ तो मुझे गुलामी का ज़माना याद आ जाता है। तो आज भी ये गुलामी का अंग्रेज ज़माना है। अब वो आज तो मैं आज़ाद होना चाहता हूँ ना, मैं नहीं रहना चाहता आप आपकी तरह आज़ाद नहीं गुलाम। हो सकता। नहीं, मैं आज़ाद हूँ और उसका सबूत ये है कि मैं जो यहाँ बोलता हूँ वो बड़ी जुर्त करके बोलता हूँ, बड़ी बहादुरी से बोलता हूँ और उसको ओन भी करता हूँ। अच्छा। कोई भी एनालिस्ट और कोई भी एंकर जो है इतनी बहादुरी से नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ बगैर जेल गए। अल्लाह कभी ना करे कि आपको जेल जाना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन बात यह है कि हर रोज़ तो देसी घी का खाना खा खा के इंसान का जायका जो है ना बदलने के लिए उसका दिल भरा जाता है। मैं हर रोज़ 1 घंटा मुसलसल तुम्हें देखता हूँ और देखता ही रहता हूँ और फिर मैं थक गया हूँ। अब या तो अपना चेहरा बदलो या स्टाइल बदलो, ये बाल बदलो। अच्छा। मैंने कितनी दफ़ा कहा है बाल अच्छे बनाओ, नहीं आओ मतलब की तरफ आते हैं क्योंकि हमारी ज़ाती लड़ाई है और ये तो जारी रहेगी। तो हमको ऐसे कोई गरज नहीं है। आज मैं आपको मुझे जो तो आपने सुन्न कर दिया ये बातें करके। हाँ, आपने मेरे इतनी बातें कर दी हैं मेरे खिलाफ, मैं तो हैरान हूँ। मैं आपके खिलाफ इसलिए बोलता हूँ कि जिस शख्स ने भी आगे जाना हो दुनिया में, याद रखें जी। उसको सबसे पहले मुखालफिन का और मुखालफत का सामना करने की उसमें जुर्रत होनी चाहिए। कर रहे हैं क्योंकि आपकी जब मुखालफत शुरू हो गई तो समझे आपकी तरक्की का ज़माना शुरू हो गया। मैं आपकी मुखालफत करके आपको ये खुशफहमी में मुब्तला कर रहा हूँ कि आपकी तरक्की का ज़माना शुरू हो गया, तो मेरी मुखालफत को बर्दाश्त करो। बर्दाश्त कर रहे हैं सर। ये तो बड़ी शराफत की मुखालफत है, वरना जब मुखालफ बोलते हैं ना तो बोलते बंद कर देते हैं। बहुत बोलते हैं। ये बात तो है। तो सर आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है भी इसी मौजू पर। अच्छा। कि मुखालफत बर्दाश्त करना सीखो। जिसने मुखालफत बर्दाश्त करना सीख ली उसकी ज़िंदगी में ज़वाल नहीं आएगा, याद रखना। जिस शख्स ने तारीफ़ का सहारा लेकर ज़िंदगी गुजारी उसकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है। जिसने तनकीद को बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजारी उसकी उम्र लंबी होती है। सही हो गया। तो तनकीद बर्दाश्त करना सीखें और तारीफ़ से खुश होना छोड़ दें। तारीफ़ आपकी होती ही नहीं है, तारीफ़ अल्लाह की होती है। अल्लाह। तो इसलिए वो तो अल्लाह पर छोड़ दें, अपने ऊपर ना लेके मेरी तारीफ़ हो रही है, वरना आपको आपके अंदर एक शैतान, एक तकब्बर, एक फिरौन आ जाएगा। जैसे कभी कभी मैं आपको देखता हूँ आप में थोड़ा सा आता है, ऐसी झलक सी आती है। तो बात यह है कि इसलिए मुखालफत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से तौबा कर लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो गलती करके माफ़ी मांग लेते हैं। तो मैं आपको इसी मौजू पर कहानी सुनाने लगा हूँ
और कहानी मैं सुनाने लगा हूँ आज अपने मौजूद सामीन और प्यारे नाजरीन को चीची की कहानी। ये चीची उंगली देख रहे हैं? ये चीची, ये चीची, इसकी क्या कहानी सुनाएंगे आप? देखिए इसकी कहानी इसकी कोई सुनाएंगे। कहानी नहीं है। इसकी आज कहानी सुनाऊंगा आपको, ऐसे सुनाऊंगा आपको कि आप हैरान रह जाएंगे। ये भी कोई अदाकार है? ये अदाकार नहीं, ये एक अदाकार से जुड़ी हुई है। ये तो सबसे जुड़ी होती है। नहीं, सबसे जुड़ी नहीं होती, सबको मिली होती है ये, हाँ। लेकिन सब के साथ जुड़ी नहीं होती। अच्छा, आपके पास चीची है ना जी, लेकिन आपको चीची तो कोई नहीं ना कहता। नहीं। जिस अदाकार की मैं कहानी सुना रहा हूँ उसको लोग चीची कहते थे, कि मैं चीची की बात कर रहा हूँ। ये एक एक्टर से जुड़ी हुई है और वो एक्टर 2 सालों में शोहरत के आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा। बम्बे का अदाकार था, अच्छा, पाकिस्तानी नहीं था। चलो ये अच्छा है। इतनी अच्छी बात लगी। नंबर 2, मज़ाहिया किरदार करता था वो। यानी आप बम्बे का मुनव्वर ज़रीफ कह सकते हैं, ज़रीफ कह सकते हैं, नन्ना कह सकते हैं, अली जाज कह सकते हैं, ठीक है, उमर शरीफ कह सकते हैं, मोइन अख्तर कह सकते हैं। तो उस एक्टर की कहानी अब आवाम को समझ गए होंगे। उसको बम्बे का किंग ऑफ कॉमेडी ऑफ बम्बे फिल्म वो खिताब मिला। अरुण कुमार एक एक्टर था, दूसरे दर्जे का एक्टर, जैसे उसका रोल कर लिया, इसका रोल कर लिया, ना वो हीरो होते हैं ना वो विलन होते हैं। अच्छा, वो कोई भी किरदार उनको बाप का मिल गया, टीचर का मिल गया, डॉक्टर का मिल गया, सिपाही का मिल गया, डिप्टी का मिल गया, इस किस्म के किरदार करने वाला। नाम था उसका अरुण कुमार, ठीक है। बीवी भी उसकी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ था उसका, वो सिंगर थी बेसिकली। उनका नाम था निर्मला, ठीक है। इन दोनों के घर 5वां और आखिरी बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, उसका नाम रखा गया गोविंदा अरुण आहूजा। आप समझ आ गए सर? आ गई। आज आप गोविंदा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अब बाप का नाम अरुण कुमार आहूजा था। आहूजा हो सकता है उनकी कौम हो, जैसे जी। चद्दड़ होते हैं, डिप्टी होते हैं वगैरह वगैरह। तो इनका नाम था गोविंदा अरुण आहूजा। अरुण आहूजा इधर उधर हो गया जब फिल्म इंडस्ट्री में पीछे रह गया गोविंदा, ठीक है। चूंकि ये 5वां बच्चा था और आखिरी बच्चा था उनके सबसे घर, छोटे थे। सबसे छोटे थे। तो सबसे छोटी उंगली कौन सी होती है? चीची। चीची। तो इसको प्यार से निकनेम इसका पड़ गया चीची। अच्छा, इसलिए आप कह रहे थे कि मैं इसलिए चीची की कहानी सुनाने जा रहा चीची हूं। की कहानी सुनाऊंगा। अच्छा। तो ये जो चीची था, ये जब बड़ा हुआ इसने बड़े आला नंबर हासिल किए, BCom की डिग्री हासिल की। तो इसका जो बेसिकली ये इसको शौक था। आपको पता है कि बम्बई में तो फिल्म इंडस्ट्री में होना या एक्टर होना, सिंगर होना, राइटर होना, इनको वहाँ अवतार कहते हैं। अच्छा, देवता कहते हैं, महान कहते हैं, एक दूसरे के चरण छूते हैं, कमाल किस्म की इज्जत करते हैं। तो इनका फिल्मी माहौल था। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का तो नहीं, लेकिन इंडिया की मैंने देखा है, हर हीरो और हर हीरोइन सिंगर भी होती है और डांसर भी होती है। बेशक वो गाना ना गाए। अमिताभ बच्चन को मैंने गाना देखा उसका, वो सिंगर भी है। सिंगर भी हैं। तो यानी सिंगिंग और डांसिंग ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हर हिंदू के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो ये 2 चीज़ें सीखता है। अच्छा। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे सही मालूमात तो नहीं है, लेकिन शायद जो इनके स्कूल होते हैं उनमें डांसिंग की और सिंगिंग की यकीनन क्लास होती है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि BCom करने तक एक आदमी जो है वो बेहतरीन डांसर बन जाता है, तो ये क्लास में होगा जी। एनी हाउ, तो ध्यान में रखें कि जो परफॉर्मेंस है, जो एक्सप्रेशन है, परफॉर्मेंस का ताल्लुक एक्सप्रेशन से होता है। ऐसे ही है। सिंगर जो होगा वो आधा एक्टर होता है, आधा आर्टिस्ट होता है। हाँ, उसको परफॉर्मेंस आप देखें, जितने भी सिंगर ये गाते हैं, स्टेज के ऊपर आते हैं, क्या उनका स्टाइल होता है। वो डांस भी कर रहे होते हैं, यूं भी कर रहे होते हैं, और पब्लिक को भी एंजॉय करवा रहे होते हैं। चेहरे पर घबराहट भी नहीं होती, कैमरे को फेस भी करते हैं, कॉन्फिडेंस होता है। इसी तरह जो डांस को सीखता है वो सिर्फ चेहरे की नहीं, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बोलना शुरू कर देता है। ठीक है। जैसे किसी ने कहा था कि रक्स जो है ये आज़ा की शायरी है। तो गोविंदा जो था ये बेहतरीन डांस डायरेक्टर था अपने कॉलेज के ज़माने में, ठीक है। सीख गया। तो जब अमली ज़िंदगी शुरू करने लगा तो उसके बाप ने इसको मशवरा दी, चूँकि वो फिल्म इंडस्ट्री में थे। उसने कहा बेटा मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, तुम फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, ठीक है, डांस डायरेक्टर के तौर पर। कोरियोग्राफर। कहते ठीक है। तो उसने कहा कि अगर मेरी मानो तो तुम काम भी कर लो फिल्म में। अच्छा। अब इसके मामू एक फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था तन बदन। ठीक है। ये 1986 की बात है। ठीक है।
उस वक्त 21 दिसंबर 1963 को पैदा होने वाला बच्चा 86 में आप खुद सोच लें कि तकरीबन 26 साल का या 25 साल का जितना भी होगा, तो ये बच्चा जो था ये चला गया अपने मामू के पास कि मैं फिल्म में काम करूँ। उन्होंने इसको काम दे दिया। अब ये नहीं पता कि काम कैसा दिया, दे दिया। उसके बाद एक बेलाज नहलानी जो है बड़े मशहूर प्रोड्यूसर है, वहाँ के फिल्म साज हैं, मुसलसल फिल्में बनाने वाले और हर साल फिल्में बनाने वाले, तो उनके पास ये चला गया। अच्छा। बतौर डांस डायरेक्टर। अच्छा। वो कोई गाना उन्होंने करवाना था। जब इसने रिहर्सल की, उसका एक्शन देखा, एक्सप्रेशन देखे, चेहरा देखा, चेहरा भी खूबसूरत था, स्मार्ट भी था, पढ़ा लिखा भी था, तो उसने कहा यार तुम डांस डायरेक्शन को तो एक तरफ रख दो, तुम मेरी फिल्म में लीडिंग रोल करो। क्या बात है। फिल्म का नाम था लव 86। तन बदन पहले शुरू हुई थी लेकिन रिलीज ये पहले फिल्म हुई, लव 86। और लव 86 में गोविंदा जो था उभर कर सामने आ गया पहली ही फिल्म से, कि उसका कॉमेडी स्टाइल और उसका टाइमिंग, और हालांकि वो आप यूँ कह लें कि वो जुगत उस तरीके से नहीं कर सकता। मैं उसकी फिल्में देखी हैं बहुत सारी, कि लेकिन मैं उस जुगत में या अब्रप्टनेस में या अचानकपन में वो मुनव्वर ज़रीफ से बहुत पीछे जो हमारा आर्टिस्ट है, वो उमर शरीफ से भी बहुत पीछे, मोइन अख्तर से भी बहुत पीछे, लेकिन स्क्रीन पर वो बहुत आगे है जी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर आके उतना आगे नहीं होते। मैं कहता हूँ जी वो कमाल है। पाकिस्तान में हमारे एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है वो निशो बेगम के दामाद भी हैं और साहिबा के वो शौहर भी हैं, रैम्बो। वो जो है वो बुनियादी तौर पर उनको अपना उस्ताद मानता है। मेरी उससे बात, मेरी पहली फिल्म जब मैं दुनिया देखी कि बना रहा था, वो हीरो था उसमें। तो जब उसने एक दो एक्शन किए ना, तो मुझे ऐसे लगा यार मैं गोविंदा को पिक्चराइज कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यार रैम्बो ये तुम्हारी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। कहता जी तुम्हें पता पाकिस्तान में भी एक ही है और हिंदुस्तान में भी एक ही है। मैंने कहा कौन? कहता है हिंदुस्तान में गोविंदा और इधर आपका बेटा रैम्बो। वाह। तो आप रैम्बो की फिल्में देखें, आप गोविंदा की फिल्में देखें, तो आपको रैम्बो को जितना डांस का स्टाइल होगा और बोलने का और टाइमिंग जो होगी वो आपको गोविंदा से मिलते नजर आएगी। तो इंस्पायर है उनसे। हाँ, इंस्पायर उनसे, यानी वो आप यूँ कह लें कि उस शख्स ने कॉमेडी के एक आइकॉनिक बन गया ना, मतलब उसकी लोग परस्तिश करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, और यही वजह है कि उसको किंग ऑफ कॉमेडी का बॉलीवुड मिल गया। एनी हाउ लव 86 से वो शुरू हुआ और उसके बाद फिर फिल्मों की लग गई कतार। अच्छा। उस कतार में हुआ ये कि एक साल 87 में उसकी फिल्में रिलीज हुई 10। ओके। और वो जो 10 फिल्में थी वो 10 की 10 ही आप यूँ कह लें कि वो कामयाब थी और उसमें कुछ बहुत भी सुपरहिट भी थी। उस रोज के ज़माने में उसके एक लड़की से मुलाकात होती है। ठीक है। अब हर घर में गोविंदा, हाँ, घर घर में गोविंदा, हाँ। तो उस लड़की से मुलाकात हुई, उस लड़की का नाम था सुनीता मंजल। अच्छा। उस लड़के से मुलाकात, उस लड़की के बारे में बाद में करूंगा। अब मंजल का मुझे नहीं पता ये उसकी कौम है या उसका क्या चीज़ है। ठीक है। आप सिर्फ जैसे उसका नाम सुनीता था। ठीक है। सुनीता याद रहेगा? जी जी याद रहेगा। उससे प्यार हुआ, प्यार का इजहार हुआ और इजहार अमल में बदला और दोनों ने शादी कर ली छुप के। छुप के क्यों? बस छुप के कर ली ना, नहीं शूट करा। उसकी वजह ये है कि हर दौर में वो हीरो हो या हीरोइन हो, हाँ जी, उनका कमारापन जो है वो पब्लिक को बहुत पसंद आता है। हाँ जी। अगर लड़की है और वो हीरोइन है तो वो जब तक कमारी है वो पब्लिक की महबूब रहेगी, क्योंकि हर फिल्म देखने वाला ये समझता है कि चांस लेता है कि शायद किसी दिन मुझे मिल जाए। ये अपने ख्वाबों में बसाता है, उसको इल्यूजन्स में रहता है। हाँ, रहता है उस तरीके से। मैं आप उसको तस्वर में रख लूँ, आप सोच लें, मैं सोच लूँ, A to Z जो भी सोचे वो हमारे लिए होती नहीं, लेकिन हम उसे अपनी समझते हैं, हम उससे प्यार करने लगते हैं। फ़ैन जो होता है ना, हाँ जी, फ़ैन बड़ा शरीफाना लफ्ज़ है। मैं फ़ैन को ये समझता हूँ कि फ़ैन कोई भी नहीं किसी का होता, कोई ना कोई जो फ़ैन होता है वो अगर उसके फ़न का फ़ैन है तो उसका फ़न का आशिक है जी, और अगर वो किसी लड़की का फ़ैन है वो लड़की का आशिक है। ऐसे ही फ़ैन शराफत का लफ्ज़ बोलते हैं ताकि लड़की, अब किसी तरह का ये कहते हैं मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, हाँ, लड़की खुश होती है। हाँ, अगर कहिए मैं आपका बड़ा आशिक हूँ तो मुंह पे थप्पड़ भी लग सकता है। ठीक है, तो ये एक लफ्ज़ याद किया गया फ़ैन। ठीक है। तो इसी तरह
मर्द जो हैं हीरो होते हैं, वहीद मुराद हो गया या गोविंदा हो, अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, शान हो, अपना इधर मराना हो, जितने भी हमारी हो हैं, सुल्तान राय तो खैर और हिसाब था। तो ये जब गैर शादीशुदा होते हैं तो लड़कियों को आस होती है, अच्छा। वो भी फ़ैन होती हैं इनकी। हाँ। तो जिस वक्त वो शादी कर लेता है तो फिर उसकी वो वर्थ नहीं रहती लड़कियों के दिल में। ठीक है, इसी तरह नाउ आई लड़की, गॉट इट। आप समझ आ गए। जी जी। इसी तरह लड़की जब शादी करी तो उसका, तो ये शादी छुपा ली गई क्योंकि उसका अरूज का ज़माना था। अच्छा, तो उन दोनों ने ये फैसला किया कि इस अरूज के ज़माने में अगर हम अपनी शादी को ओपन कर देंगे डिस्क्लोज नहीं करते। तो हमारे मेरे काम पे, मेरे प्रोफेशन पे असर पड़ेगा, Impact लिहाजा आएगा। दोनों ने शादी को छुपा छुपा लिया। लिया। इस बात को याद रखना कि शादी को छुपा लिया। नासिर अदीब साहब, ये बताइएगा कि कितने साल गोविंदा जी ने अपनी शादी को छुपाए रखा? देखिए जी, मेरी जो इल्म में है वो तो 1 साल है, और अगर को ज़्यादा देर तक छुपाए रखा तो शायद वो आपके इल्म में, मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है। 1 साल तक छुपाए रखा। उसके बाद उसने, गोविंदा ने अपनी माँ से इसको मिलवाया, माँ को कॉन्फिडेंस में लिया। तो उस लड़की से ये कहा कि तुमने साड़ी बांध के आना है। अच्छा। अब जिस वक्त सुनीता की शादी थी गोविंदा से, तो सुनीता की उम्र थी 16 साल। अब इस कमसिनी के दौर में लड़कियां अक्सर साड़ी नहीं पहनती। हाँ, मतलब तो बकौल सुनीता के उसको वो साड़ी पहनते हुए बहुत तकलीफ हुई, बड़ा प्रॉब्लम हुआ, बड़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन उसने पहन ली। कि यार हाँ, सास के आगे जाना है। हाँ, पहनने के बाद जिस सास से वो मुलाकात की उसकी, तो वो मुलाकात उनकी उसी तरह मोहब्बत में बदल गई जैसे गोविंदा से मिली थी तो मोहब्बत हो गई। वाह। उनको अपनी सास से मोहब्बत हो गई, और आखिरी दम तक सुनीता को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं, और उसकी सास को सुनीता से कोई शिकायत नहीं। क्या बात है। हालांकि सास और बहू का झगड़ा इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पे चलता तो है। सुनीता की सास के साथ मरासिम और बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे रहे। अब इस मौजू को यहाँ छोड़ देते। ठीक है। ठीक है। गोविंदा एक कॉमेडी के रोल में सामने आया, तो सुपरहिट हुआ। अब उसके बाद जैसे होता है कि इंडस्ट्री जो है वो पीछे जब पड़ती है किसी सुपरहिट एक्टर के, हाँ। फिर उसको मुख्तलिफ रूप में देखना चाहती है कि इसमें ऐसे लेकर आओ, बिल्कुल। पब्लिक के सामने ऐसे लेकर आओ, हाँ। सिर्फ कॉमेडी तक ना रहे। हाँ। लिहाजा उसको सबसे पहले ट्राई किया गया एक्शन फिल्म में। ठीक है। फिल्म आई दादागिरी, अच्छा। धर्मेंद्र के साथ। वो तेरी खैर। अब धर्मेंद्र जैसे एक्टर के साथ काम करना कोई मामूली बात तो थी नहीं। हाँ। लेकिन वो कामयाब रहा और वो फिल्म कामयाब रही। हाँ। फिर आया, लोगों ने, आपको पता है हिंदुस्तान के एक और राइटर है और कमाल राइटर है, मैं उसका बड़ा मुख्तरिफ हूँ। अच्छा। हिंदुस्तान में अगर किसी राइटर से मैं मुख्तरिफ हूँ तो वो कादर खान है। ओके। अगर आपने उसकी फिल्म शराबी देखी हो और शराबी के मकालमे सुने हो, बहुत हैवी। आप यकीन करें कि शराबी को मैंने जितनी बार देखा तो हर बार मुझे कम्प्लेक्स हुआ कि काश ऐसे मकालमे मैं लिख सकता। इतना अच्छा राइटर। क्या बात। और उसने बेशुमार फिल्में लिखी और बेसिकली वो कॉमेडी एक्टर था। तो अब एक प्रोड्यूसर ने तजर्बा किया कि यार इस कॉमेडियन को और इस कॉमेडियन जो पहले चल रहा है, इनका आपस में टकराव, कोलैबोरेशन तो करें जरा। फिल्म बनी प्यार करके देखो। अच्छा। उसमें कादर खान के साथ काम किया, वो भी हिट रही। अच्छा। अब वहाँ का एक और अदाकार था जिस अदाकार के साथ काम करते हुए हर एक्टर भी घबराता था, पिक्चराइज करते हुए डायरेक्टर भी घबराता था, और फोटोग्राफ करते हुए कैमरामैन भी घबराता था। वो कौन था सर अदाकार? उसका नाम था राजकुमार। तो उसकी कंटिन्यूटी थी ज़िंदगी में हमेशा कि उसने कभी मैं नहीं कहा कि मैंने ये काम किया, हमने ये काम किया, हम वहाँ गए और हम वहाँ से आए, हाँ हम तो ऐसा करते हैं। क्योंकि सर उसका नाम ही राजकुमार था ना। राजकुमार नाम था। अब ये नहीं पता वो राजकुमार था या नहीं, लेकिन अपनी उसने हम का लफ्ज़ नहीं छोड़ा। लिहाजा जितनी फिल्में उसकी हैं उसमें जो भी डायलॉग लिखे गए, जहाँ उसने मैं लिखा है राइटर ने, उसने हम ही बोला, मैं नहीं आने दी उन्होंने। मैं नहीं आने, उन्होंने कहा हम। क्या बात। तो उस एक्टर के साथ अब एक कॉमेडी फिल्म, कॉमेडियन को जोड़ना ये बड़ा डिफिकल्ट तजर्बा था। तो ये भी किया गया। फिर फिल्म आई मरते दम तक, तो उसमें राजकुमार के साथ काम किया। क्या बात है। अब ये तजर्बा भी कामयाब रहा। लोग ये देखने गए कि राजकुमार को के साथ कॉमेडियन जो गोविंदा है ये कैसे आएगा, क्या एक्शन करेगा, राजकुमार का क्या रिएक्शन होगा। लोगों ने इस चीज़ को भी एंजॉय किया। अच्छा। फिर जनाब एक और एक्टर रह गया था और प्रोड्यूसर ने उसके साथ भी काम कर दिया। एक फिल्म आई घर घर की कहानी,
उसमें संजय दत्त के साथ काम, अल्लाह अकबर, संजू बाता। संजू दत्त। और संजय दत्त के साथ जोड़ी इतनी हिट हुई कि काफ़ी फिल्में बनी। संजय दत्त के साथ काफी फिल्म्स बनी, फिर उसके हाँ। बाद देखने को मिली। जी हाँ। अच्छा, फिर एक डायरेक्टर थे वहाँ, डेविड धवन। ठीक है। डेविड धवन जो हैं ये बेसिकली कॉमेडी फिल्में बनाते थे। ओके। जो भी फिल्म बनाई उन्होंने कॉमेडी फिल्म बनाई, और हमेशा उनकी फिल्में बिजनेस करती थी। और मुझे याद है कि जब मैं इंडिया गया था तो उस वक्त, ये 88 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त वो एक फिल्म का 40 लाख रुपया लेते थे 88 में। 88 में जी। 40 और लाख कॉमेडी रुपया। हाँ, और कॉमेडी फिल्मों का डायरेक्टर था, जिसने मुझे बताया 88 में जो रेट थे, ये अपना अल्लामा इकबाल टाउन में प्लाट लिया था 10 मरल का 79 में 67,000 का, 88 में होगा 90,000 का। तो उस हिसाब से आप हिसाब लगे 40 लाख रुपया जो है मेरे हिसाब से कम से कम आज का 4 करोड़ रुपया तो बनता है कम से कम। वाह, क्या बात। तो आज देखें, आज वहाँ जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं, वो जो पैसे ले रहे हैं, आपको पता है कितने लेते हैं? कितने सर? पुष्पे के हीरो के नाम का पता है आपको? पुष्पा? हाँ। नहीं, मुझे तामिल हीरो है, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा इस तरह से। 300 करोड़ रुपया लेता है एक फिल्म में काम करने। 300 करोड़ यानी 3 अरब रुपया, हिंदुस्तानी, नॉट पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी बनता है वो 10 अरब रुपया। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने जब भी हीरो आना मेरी फिल्म में आना, जो मर्जी हो कर ले। यार ये आपने जो है ना मुझे ये बस करके रखा हुआ है उस टाइम से। हाँ, ये मैंने रखा हुआ है। जिस दिन मुझे क्या पता था सुल्तान भाई साहब एक इंटरव्यू करने के लिए मैंने बुलाया, यकीन माने चाचा जी जो है ना, दी बॉय हमें ऐसे मिले कि फिर वो ना मेरा दिल किया इनको भेजा जाए, ना आप लोगों का दिल किया कि इनको ना देखा जाए, और आप लोगों ने पसंद भी किया, इसीलिए फिर इन्हें बुलाते भी रहे। और आज माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम आपको तो मुझे आप नहीं बुलाते, मैं जो पता है मुझे अवाम बुलाते। वही कह रहा हूँ सर, मैंने उनका ही जिक्र किया है, उन्हीं की बात कर रहा हूं। वो देख रहे हैं, मैं जब राइटर था वो देखते हैं जिस तरह आप मेरे जुल्म करते हैं। मैं जब राइटर अरूज, जब पुरानी इंडस्ट्री का अरूज था, तो मेरी फिल्में जो थी वो बदमाशी पर होती थी या जुल्म के खिलाफ होती थी, और तकरीबन एक जैसी होती थी। तो मुझ पर एक प्रोड्यूसर ने, एक एंकर ने एतराज़ भी किया। उसने मिसाल दी कि फ़लाँ जो राइटर है उसकी हर फिल्म दूसरे से मुख्तलिफ होती है, लेकिन आपकी फिल्में सारी एक दूसरे से मिलती हैं। मैंने कहा भाई मेरे 3 बेटे हैं, हाँ। तीनों की शक्ल मिलती है, हाँ। क्योंकि मेरे बेटे तो मैंने कहा मेरी फिल्में मिलती हैं। अच्छा। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बात कि इतना मेरी मुखालफत, हत्ता के चेयरमैन थे एक बशीर साहब, अच्छा। ब्रिगेडियर थे, उन्होंने प्रोड्यूसरों को यहाँ तक कहा कि ये आदमी दिमागी तौर पर ख़त्म हो चुका है, ये अब नॉर्मल है, ये पागल है, इसको राइटर मत लो। इसके बावजूद प्रोड्यूसर ने मुझे राइटर लिया। उसकी वजह क्या थी? क्या वजह थी सर? कि मुझे अवाम पसंद करते थे। वो आपने बात की ना, मुझे आप नहीं बुलाते मेरे भाई, मुझे ये बुलाते हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और कोई भी नहीं किसी को बुलाता, आपको भी यही बुलाते हैं। सही कह रहे हैं। बात यह है, ये असल में बात यह है कि दुनिया में ज़रूरतों का तबादला होता है, और ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो जिसकी जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसे बुला लेता है। हम एक दूसरे की ज़रूरतें हैं सर, जो चैनल के लिए हम करते हैं, चैनल हमारे लिए करता है, तो ऐसे ही चलता है दुनिया में। सर गोविंदा पे आते हैं, गोविंदा पे आते हैं कि जो शोर, इसका असल नाम क्या था गोविंदा का? गोविंदा अरुण आहूजा। मैंने आगे भी बताया आपका, इसका नाम ये था, गोविंद अरुण आहूजा। उसके बाद अरुण आहूजा निकलेगा, गोविंदा रहेगा, एक गोल छोटी सी लगा ली, ठीक हो गया। मैं क्या ये रहा था कि बहलाज नैलानी, वो केमिस्ट्री मिलती है, आपने, मैंने बात हो रही थी कि मैं आपको हीरो लूँगा। केमिस्ट्री मिलती है इंसानों की, जब केमिस्ट्री मिलती है तो कमाल काम होता है। सही कह रहे हैं। बहलाज नैलानी एक प्रोड्यूसर थे, सबसे ज़्यादा गोविंदा की फिल्में उनके साथ हैं। सबसे पहली फिल्म भी उन्होंने ली 2019 में। बहलाज नैलानी ने अब इंडिया की इंडस्ट्री में फिल्में बनाना छोड़ दी, तो गोविंदा ने भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। यूँ कह ले छोड़ दी या फिल्म ही ख़त्म हो गई, क्योंकि एक होती है ना मदर स्टेज होती है, जिसे हम कहते हैं, फ़र्ज़ करो हम यहाँ काम कर रहे हैं जी, ठीक है, और हमें को दाएं बाएं भी काम मिलता है, हम वो करते हैं, लेकिन ये हमारी एक बेसिक हेड है। जी 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 जी। ऐसा वो किला जिस उत्ते असी वो कहते कट्टा किले दे जोर ते रेंगदा, अब ये हमारा किला गड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो उसका वो किला गड़ा हुआ था बहलाज नैलानी में। फिल्म उसको पता था हर साल फिल्म शुरू होनी है, वो मैंने उसमें होना है। हाँ। उसने जब बंद कर दी तो बाकी लोगों ने तो पहले ही मुखालफत थी। अब बकौल गोविंदा के कि मेरे अरूज के ज़माने को लोगों ने डिरेल किया, इंडस्ट्री ने डिरेल किया।
अब ये डिरेल करने के बाद ये है कि साफ ज़रा वहाँ कॉमेडियन कैरेक्टर और भी थे जो कॉमेडी भी करते थे। अच्छा। और लेकिन गोविंदा के आने के बाद कॉमेडी का कुछ और हो गया स्टाइल। इससे पहले जो कॉमेडियन थे वो फिल्म में कॉमेडी करते थे, जैसे शोले में भी एक लड़के ने कॉमेडी की, और एक वो और भी है कॉमेडी जो डायरेक्टर भी है वो भी कॉमेडी करता है। ठीक है। लेकिन हीरो नहीं आया। हाँ। इंडिया में कॉमेडियन पहली दफ़ा हीरो आया, और फिर हीरो भी ऐसा आया जिसने धर्मेंद्र के साथ भी किया, राजकुमार के साथ किया, संजय दत्त के साथ किया, कादर खान के साथ किया, और रवीना टंडन जैसी हीरो के साथ सबसे ज़्यादा फिल्में कई की। लोग कहते हैं कि ये तो रवीना टंडन जो है इनसे शादी करना चाहती थी। तो वही मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री मिलने के। सभी यार संतोष हमारे इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री में हर फिल्म उनसे मुखड़ा आई, फलां आई, ये आई, वो आई, तो वो इस जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद करना शुरू कर दिया। तो चूंकि हर रोज़ वो इकट्ठे होते थे सेट पर जी, हर फिल्म हिट होती थी, उसकी दावत होती थी, वो बैठे बैठे तो मोहब्बत तो हो ही जाती है, फिर इजहार भी हो जाता है। तो गोविंदा ने चूंकि सबसे ज़्यादा रवीना टंडन के साथ काम किया। अच्छा। अब ये हो सकता है कि रवीना टंडन को वो रिकमेंड करते हो, क्योंकि हीरो जब टॉप का होता है तो वो कह देता है यार मेरे साथ फलां लड़की को ले लो। ठीक है, या रवीना टंडन ने कह दिया कि मुझे गोविंदा के साथ रख लो। तो इस किस्म का जुमला उन्होंने कोई बोला होगा, तो उस जुमले से आपने रिजल्ट निकाल लिया कि रवीना टंडन उससे शादी करना चाहती थी। ये कोई गलत बात भी नहीं, वक्त के हीरो के साथ खूबसूरत लड़का था, वो कर सकती है। ठीक है। लेकिन चूंकि उसने शादी की हुई थी ऑलरेडी, लिहाजा वो ऐसा ना कर सका। अच्छा। अब आते हैं कि ये जो 2019 में उसने इंडस्ट्री छोड़ी, उसको 2013 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, उसको कॉमेडी का किंग का खिताब भी मिला, बहुत कुछ किया, कामयाबी, पैसे, सब कुछ। लेकिन सुपर हिट होने के बाद 87 के बाद उसकी फिर जब वो कहते हैं ना जिसको आप जवाल कह लिए, तो ऐसी स्टेज आई कि जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोग थे, हाँ जी, उन्होंने कहा कि यार इसको फिल्म में काम दे दो। किसी ने कहा यार मेरी जगह इसको रख लो, किसी ने कहा यार मेरी जगह इसको रख लो। जैसे किसी को प्रमोट करते हैं या गिरे हुए को सहारा देते हैं। बिल्कुल। लिहाजा मैं उसका ये बयान कि बम्बे की इंडस्ट्री ने या इंडस्ट्री वालों ने मुझे डिरेल किया, मैं नहीं मानता। ठीक है। मैं इसलिए भी नहीं मानता, दुनिया में कोई आदमी किसी को डिरेल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मैं 2 मौक़ों पे मुस्कुराता हूँ। ठीक है। एक वो मौका जब मैं किसी को इज्जत दे रहा होता हूँ, लोग उसे जलील कर रहे होते हैं, तो मैं मुस्कुराता हूँ कि जिसे मैं इज्जत दूँ उसे जलील कौन कर सकता है। वाह। दूसरा, जब मैं किसी को जलील कर रहा होता हूँ या गिरा रहा होता हूँ, तो लोग उसे उठा रहे होते हैं, तो मैं मुस्कुराता हूँ कि जिसे मैं गिरा दूँ, जिसे मैं जलील करूँ, उसे इज्जत कौन दे सकता है। लिहाजा मैं ये मानता ही नहीं कि आप मेरी मुखालफत करके मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। बड़ी बात, बड़ी बात ना, या आप मुझे आगे जाने से रोक सकते। कोई किसी को नहीं रोक सकता, ये अल्लाह के हाथ में है। बेशक। हम फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं, मसलन मुझे काम नहीं मिला, मसलन मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मुझे काम इंडस्ट्री ने देना छोड़ दिया, तो अब आप मेरे से पूछते हैं कि नासिरदीप साहब आप आजकल काम नहीं कर, तो मैं पता क्या कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि यार मैं लिखना भूल गया हूँ या मैं उसमें यार कर नहीं लिख पाया, ये नहीं मानूंगा। मैं कहूँगा यार जो आजकल के डायरेक्टर को पता नहीं कहानी क्या होती, प्रोड्यूसर को सेंस ही नहीं फिल्म क्या बनानी। अरे भाई, हम अपने हिसाब से लिखने वाले लोग, इनको क्या पता कहानी क्या होती। बंदा फिर ये कवर करता है, ये कवर करता है। इसने भी कवर किया कि ट्रेड ने मुझे डिरेल किया। अरे भाई, अगर ट्रेड ने डिरेल किया होता तो आपको लोग कहते कि इसकी जगह रख लो। सलमान खान ने 2007 में इतनी देर बाद, यानी इसको उरूज देने के लिए फिल्म में साइन खुद करवाया। उस फिल्म का नाम था पार्टनर। अब पार्टनर आप देखें ना, पार्टनर में एक तरफ सलमान खान जैसा है, एक जगह बुद्धा, एक दूसरी तरफ गोविंदा, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट हुई। तो अगर ट्रेड ने करना होता तो फिर सलमान खान क्यों कहता है? लोगों ने सपोर्ट दिया और कई लोगों ने अपने रोल्स छोड़े, बहुत सपोर्ट दिया, लेकिन जवाल उसका मुकद्दर था। ठीक। और उस मुकद्दर, जवाल के मुकद्दर का आप देखें, वही बात है कि किसी को जब अल्लाह ताला जलील कर रहा हो तो कोई उठा नहीं सकता। सर, बच्चे कितने थे गोविंदा जी के? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। टीना बेटी का नाम है और यश बच्चे का नाम है। ठीक है। उस मौजू पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मुझे ये कवर कर लेते हैं जिस बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। जी सर। क्योंकि ये बड़ी ख़ास बात है जो मैं कर रहा हूँ कि जब आप कमज़ोर हो जाते हैं या जब आप कुछ काम जो कर रहे हैं नहीं कर पाते, तो आप मानना सीखें। वही मैं कह रहा हूँ कि तारीफ़ के सहारे मत जिंदा रहो,
तनकीद को बर्दाश्त करके ज़िंदा रहोगे तो सारी ज़िंदगी तुम्हें ये सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यार लोग मुझे क्यों नहीं ले रहे। आपका ज़मीर खुद ही ज़िंदा हो जाएगा कि यार वो आपने वो फिल्म जो लिखी थी उसमें वो ये होता था, फलां होता था। ये मानना बड़ी हौसले की बात होती है। तो उसने नहीं माना, उसने लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आखिर दम तक भी ट्रेड आज भी उसके लिए एक फ़िल्म बनवा रही है, स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। अच्छा, भागम भाग 2। भागम भाग हिट थी, सुपर हिट फिल्म थी जी, भागम भाग 2। अक्षय कुमार के साथ। हाँ जी, भागम भाग, इसने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया। भागम भाग 2 2019 में इसने काम छोड़ा, जब बैलाजना नहीं छोड़ा, उसके बाद इसे कोई फिल्म नहीं मिली। ठीक है। लेकिन ट्रेड ने फिर एक सोचा कि इसके लिए फिल्म लिखी जाए। स्क्रिप्ट का नाम रखा गया भागम भाग 2। और वो कब रिलीज हो रही है सर? रिलीज हो रही है, वो अभी शुरू नहीं हुई भाई। जब भी सवाल होता है वो कब रिलीज हो रही है, तो वो कहते हैं जब स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। ठीक है, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। अब बात दरअसल ये है, कभी इतना स्क्रिप्ट तो लेट नहीं ना हुआ अच्छा, कि 2019 के बाद कोई सोचे तो स्क्रिप्ट पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बड़ा टाइम होता है बिल्कुल। किसी राइटर के लिए। मैंने तो कभी ज़िंदगी में, मैं तो आज तक मुश्किल से मुश्किल 3 कहानी में जब मैंने 3 महीने से ऊपर टाइम लिया। अच्छा, हाँ जी, बहुत टाइम मेरा जिस कहानी पे लगता है 3 महीने लगता है। 3 महीने। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ है कि अभी तक वो फिल्म नहीं लिखेगी, वो मेरे खुदा को मंजूर नहीं है। अगर खुदा को मंजूर होता, भागम भाग 2 का स्क्रिप्ट जो है 2 महीने में मुकम्मल हो जाता, साल में फिल्म बन जाती, रिलीज हो जाती, ऐसे ही। लेकिन नहीं हुई। अच्छा, उसमें जो अब आते हैं, मैं सुनीता की तरफ आता हूं। जी आपने सुनीता को कभी देखा है स्क्रीन पर? जी। आप उसमें एक खूबी देखी होगी आपने। ये आजकल 1-2 प्रोग्राम चल रहे होते हैं जिनमें मैं देखता हूँ, कॉमेडी प्रोग्राम होते हैं ये, लेकिन उनमें एक लड़की उन्होंने रखी होती है जो सिर्फ हंसती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नो, समझ आ गई? हाँ जी, मैं समझ वो गया। एक खास उसकी हंसी उन्होंने रखी, लोगों को उसका उसमें कोई काम नहीं होता, बस वो हंसना है। एक तरफ बैठी होती है, हंसती है, लोग उसका एक क्लोज दे देते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है। तो वो जो सुनीता है उसकी कभी आप हंसी देखें, वो इतने जोर से हंसती है, हर बात मतलब हंसने वाली नहीं भी बात होती है, हंसी आती है। तो इतना जोर से हंसती है कि मुझे लगता है कि हंसना उसकी फितरत है और हंसना उसका शौक है, या हंसना उसका पैशन है। ठीक है। अगर आपने उसे देखा है, जी जी, मैंने वो देखा। ऐसा हंस के खुश हो दिया, और यूं यूं इधर उधर भी हाँ, देखेगी हंसते हुए, हाँ। कि जैसे लोगों को देख रहे कि मेरी हंसी को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। गोविंदा को पसंद करने की पहली बात जो थी ना, वो ये थी कि गोविंदा ने उसको हंसाना सिखाया, हाँ, क्योंकि वो कॉमेडी था और ये हंसती थी उसकी से, तो ये हंसना चाहती थी, इसने शादी कर। ठीक है। अब आते हैं कि रिलेशन कितनी देर चला इनका, गोविंदा जी का और सुनीता जी का? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी को हंसाना बहुत बड़ी नेकी है, और नेकी करके इंसान रिजल्ट भी अच्छा चाहता है। ऐसे ही लेकिन नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि जितने भी कॉमेडियन पाकिस्तान में हुए या हिंदुस्तान में हुए, सुनिया को हंसाते 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 खुद जब इस दुनिया से गए तो रोते 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 गए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप अली इजाज की ज़िंदगी देखें, आप नन्हे की ज़िंदगी देखें, आप मरहूम मुनव्वर ज़रीफ की ज़िंदगी देखें, आप उमर शरीफ की ज़िंदगी देखें, आपके सामने है, और गोविंदा की ज़िंदगी देखें। आजकल रो रहा है, ऐसा क्यों होता है? लोगों को शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा हंसा दिया, या लोगों को हंसाते हंसाते जो रोने की सारी पावर थी वो अंदर ही रह गई, और वो फिर आखिर में रोते हैं अपने आंसुओं से, यानी आंसू गिराते हैं, तो इनके आंसू जमा हो जाते हैं, और वो फिर जब इनकी आखिरी उम्र आती तो उसमें ये बहते। तो सुनीता से जो शादी है, हो सकता है सुनीता जी मेरी इस बात को माइंड कर जाएं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया के हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। ये बड़ी मशहूर बात है, और दुनिया के हर नाकाम मर्द के पीछे भी एक औरत ही होती है जी। इंतहाई अरूज का ज़माना था, एक साल में 10 फिल्में जब गोविंदा की रिलीज़ हुई और सुनीता से शादी हुई। बिल्कुल। उसके बाद गोविंदा उसी मकाम पर रहा। मसलन अगर वो यहाँ था ना, हाँ, तो सुनीता की शादी के बाद 5-6 साल और यही रहा, बिल्कुल। ऊपर नहीं गया। हम्म। उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हुआ ऐसा, और नीचे आते 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 फिर बिल्कुल ही नीचे चला गया। सही हो गया। अब
इस दौरान एक तो वो नीचे चला गया, हाँ जी, और जिस वक्त मर्द जो है या औरत कोई भी हो वो शोबे से तल्लक हो और उनका अरूज का ज़माना चला जाए तो उनके घर की जो रौनकें और महफिलें हैं वो बदल जाती हैं, ठीक, महफिलें ख़त्म हो जाती हैं, दावतें ख़त्म हो जाती हैं, प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाता है, अखबार नवीसों का आना जाना ख़त्म हो जाता है, वो फिर सिर्फ एक दूसरे के लिए रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उस वक्त उनकी जो वो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट ऑफ रोमांस जो है वो दम तोड़ देता है। और वो मोहब्बत या वो शादी जो शोहरत को सामने रख कर की जाए या किसी के मकाम को देख कर शादी की जाए या किसी की दौलत को देख कर शादी की जाए या अपनी किसी ज़रूरत के तहत शादी की जाए, मैंने उस शादी को 99% टूटते देखा है। ओके। शादी अब्दुल हई या मोहब्बत या कोई भी रिश्ता जी, वो कायम रहेगा हमेशा जिसकी बुनियाद सिर्फ दो बातों पर होगी। वो दो बातें कौन सी हैं सर? पहली बात एहसास और दूसरी बात इज्जत। इज्जत और एहसास। एक दूसरे का एहसास रखेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, सारी जिंदगी रिश्ता चलेगा। अगर किसी ज़रूरत के तहत मोहब्बत है, मसलन मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी को ले लें, अब मेरा प्रोग्राम आपका प्रोग्राम लोग पसंद कर रहे हैं, जी, कल अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक लोग हमारे से उकता जाते हैं या हमारे हाँ जी। प्रोग्राम बोर हो जाते हैं। लोग नहीं उकताना चाहते हमसे, हम उनको मजबूर कर देते हैं। मसलन हमारे प्रोग्राम नहीं अच्छे रहते, जी जी, हमारे पास कंटेंट अच्छा नहीं होता, हम उनको गिला नहीं दे सकते। सही कह रहे हैं। आज वो अगर देख रहे हैं तो ये नहीं है कि अगर कल वो नहीं देखेंगे उनको हमसे नफरत होगी। बात ये कि हमारे पास वो चीज़ नहीं रही है, हमें मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर ये जो हमारा रिश्ता है आवाम का, हमारी ये ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे हमारा और आवाम का रिश्ता खत्म मैं हो। एक बात करूँ, मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह अगर वो हमारी दिल से इज्जत करते हैं, जी, उनमें ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो ऐसे इस ही। प्रोग्राम की वजह से हमें नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हमें वैसे भी प्यार करते हैं, हमें इज्जत करते हैं, जी, वो हमेशा हमें इज्जत करेंगे। सही कह रहे हैं। वो हम कुछ कभी कुछ थोड़ी बहुत गलत बात भी कर देंगे, तो वो कहेंगे मेयार चलो से कोई नीचे गल की भी बात कर कोई गल देंगे नहीं। तो वो कहते हैं कोई गल नहीं यार, समझ जाएंगे। अच्छी भी गालें नहीं की थी, यह गल कर, कोई ऐसी गल। तो इस तरीके से वो फिर महफिलें वीरान हो जाती हैं सर, वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो चकाचौंध ख़त्म हो जाती है, रोशनियाँ घर की कम हो जाती हैं, एक दूसरे को देखने का अंदाज़ बदल जाता है, फिर एक दूसरे की बातों से चिढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर एक दूसरे की बातों पर तनकीद शुरू हो जाती है, फिर एक दूसरे पर एतराज़ की बौछार होना शुरू हो जाती है। और अगर उसमें कोई और लड़की भी इन्वॉल्व हो, ये भी हुआ जी, कि इस दौर में मराठी एक हीरोइन थी जिसके साथ गोविंदा के मरासम जैसे मशहूर हुए और इन्होंने यहाँ तक सोचा कि मैं शादी कर लूँ। अब आपको पता है हिंदू मज़हब में दूसरी शादी नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन मरासम हो सकते हैं। हाँ। तो वो वजह भी हो सकती है सुनीता के लिए कि बहुत बड़ा बैंक था कि वो, ठीक है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों जो थे वो घर थे दो, एक फ्लैट था छोटा सा, ठीक है, सामने एक घर बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो उस फ्लैट में ही रहते थे पहले। जब बड़ा घर बन गया तो गोविंदा जो थे वो रात को कभी 2 बजे आना, कभी 4 बजे आना, कभी काम के 5। मामला इस तरह नहीं काम के मामला। देखिए मैं आपको बात बताऊं, फिर सर, जिस वक्त इंसान अरूज में होता है ना तो वो मशहूर ही नहीं होता, वो मसरूफ़ भी बहुत होता है। वो रात को 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, फिर आके सोएगा, फिर अगले दिन फिर उठेगा कि मैंने जाना है। जिस वक्त उसके पास काम नहीं रहता, हाँ, तो उस वक्त उसका जो माइंड सेट है वो वही होता है कि मैंने 2 बजे घर जाना है या मैंने 3 बजे घर जाना है। ओके। तो अब वो जो सेट पर हल्ला गुल्ला होता था, उधर महफिल होगी, वहाँ शूटिंग, यहाँ गाना, पिक्चराइज, उधर जाना इधर जाना, वो तो ख़त्म हो गया। हाँ। अब वो फिर सारा ढूंढते हैं कि अगर तो कोई लड़की है तो उसके पास चले जाएंगे, सारी ज़िंदगी या सारा वक्त उसके साथ गुजार लेंगे, रात को घर आ जाएंगे, या आपके साथ गुजार लेंगे, मेरे साथ गुजार लेंगे, किसी और दोस्त के पास चले जाएंगे, क्लब में चले जाएंगे, डांस देखेंगे, शराब पियेंगे, घर आ जाएंगे। तो उसकी चूँकि रूटीन वही रही 2 बजे 4 बजे घर आने की। हाँ जी। तो सुनीता ने फिर कहा होगा, जुमला ये बोला होगा कि अब तो आपके पास काम भी नहीं, अब किस मसरूफियत में होते हैं। तो वो जो बीवियाँ खास जुमला बोलते हैं, किसी मां दे घर होंदे हो, किससे होंदे हो, यानी उनको मराठी का भी पता था। जी। तो अब जो आदमी होता है वो चिड़चिड़ा हो चुका होता है कि एक तो काम नहीं, एक वो नहीं, अब इसने भी आंखें फेर ली, इसकी ज़ुबान भी बदली, वो फिर तलखी शुरू हो जाती। जब तलखी शुरू हो जाती है तो गोविंदा ने अपना तकिया उठाया या अपना बिस्तर उठाया या कंबल उठाया या जो भी उठाया और सामने अपने घर में चला गया। अब आमने सामने रहते हैं लेकिन अलग रहते हैं।
अच्छा, अलग रहते हैं तो वो बच्चे? मेरा तो मुझे अपना एक मुकालमा याद आ गया, जो हीरो हीरोइन साथ साथ बैठे होते हैं, तो वो हीरोइन पूछती क्या सोच रहे हो तो मुस्कुराता कहता मैं सोच रहा हूँ कि हम कितने करीब हैं बैठे हुए, लेकिन हम कितने दूर हैं एक दूसरे से। वाह। तो कहता है वो फलान जो है, मैं कहता है नबील कितना दूर है तुमसे, वो लंदन होता है, हाँ। लेकिन कितना करीब है तुम्हारे साथ, वो उससे प्यार करती होती, हाय हाय ये हाय कह के हाय। चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सामने सामने रहते हैं, लेकिन दूर है। लेकिन एक दूसरे से हज़ारों मील दूर हो गए। अब वो अपने बच्चे और बच्ची के साथ उस फ्लैट में, वो उस घर में, ठीक है। ये अरसा गुजर गया। तो सुनीता से पूछा, अब आपको पता है अखबार वाले तो पीछे पड़ जाते हैं ना जी कि आपको जी। गड़बड़ चल रही है। हाँ जी। तो आज ये सुनीता जी वो कहाँ है, गोविंदा जी कहाँ है? हम्म। कहती गोविंदा जी वो सामने घर में। तो कहते आपके पास क्यों नहीं? कहते भाई वो बात ये है कि उन्होंने 3-4 बजे आना होता है, मेरी बच्ची और मेरे बच्चे हम रेस्ट कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो वहाँ पड़ एक जाते वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही थी 14 फरवरी को, जी। और जिसमें उन्होंने हाँ सहाफ़ी ने पूछा कि गोविंदा जी किधर हैं, हाँ तो उन्होंने कहा हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये है कि वो किसी लड़की के चक्कर में, वो मतलब वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन डे वहाँ मैंने वैलेंटाइन डे वही फूल पेश करते हैं ना जिससे प्यार करते जी हैं, जी। प्यार के इज़हार करते हैं। तो उसने यही कहा कि वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, यानी कि वो उसका शक यकीन में बदला होगा कि वो मराठी लड़की से ही पास गए होंगे। अब अभी तक वो मराठी लड़की आई नहीं सामने, अभी तक गोविंदा का बयान भी सामने नहीं आया। हाँ। लेकिन सर उनकी ये झूठी भी तो हो सकती हैं सारी बातें। सारी बातें झूठी हो सकती हैं और अक्सर झूठी होती हैं। अक्सर मतलब मैंने तो देखा सर सोशल लेकिन मीडिया पे झूठ ही चल रहा होता है। ये होता है बाज़ दफ़ा, मैं आपको बताऊं कि बाद लोगों की आदत होती है, वो लोगों को एक दूसरे से तोड़कर बहुत खुश होते हैं, हाँ उनकी नेचर होती है। हाँ, और सेडिस्ट होते हैं, और इसी अजियत पसंद, जो लोगों हाँ को जी, अजियत में देख के और खुश हो रहे इसीलिए होते हैं। अल्लाह ताला ने इस बात पर स्पेशल आयत उतारी कि रिश्तों को मत तोड़ो, कि वो लोग जो रिश्तों को जो अल्लाह ताला ने बनाया तोड़ते हैं वो घाटे में रहेंगे। तो यहाँ तक कि हदीस पाक है कि बाद दफ़ा होता है ना, कुछ रिश्तेदार ने आपकी इतनी बेइज्जती की होती है कि आप कहते हैं मैं उसके घर नहीं हाँ जी जाऊँगा। हाँ जी हाँ जी। तो इस किस्म का वाक़या तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अगर किसी रिश्तेदार के घर में जाने से जी। तुम्हारी इज्जत जाती हो, बेइज्जती होती हो, तो फिर भी जाओ, क्या बात। लेकिन इस बेइज्जती का बदला क़यामत के रोज़ मैं दूंगा आपको। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इतना यानी रिश्तों को जोड़ के रखने का बेशक। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तलाक देना मर्द को हक दिया हमने, लेकिन ये वो जायज़ अमल है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या साबित होता है कि रिश्ते कभी ना तोड़ो। कभी ना तोड़ो। तो बात यह है कि कुछ लोगों की ये आदत होती है। अच्छा सर, ये जो खबरें चल रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, मैं इस मेन टॉपिक पे आता हूँ सर, जो आजकल चल रहा है करंट, ये तो सारी आपने कहानी बताई। करंट ये चल रहा है कि अदालत में केस है, अदालत में केस है, लेकिन गोविंदा और सुनीता अलहदा होने हाँ, लगे हैं। सर मुझे समझ नहीं आती, लेकिन कोई ना गोविंदा की तरफ से बयान आया, ना कोई बयान सुनीता जी की तरफ से आया, ना ही किसी प्रोड्यूसर ने कहा। उन्होंने कहा, एक प्रोड्यूसर ने, बहरहाल मैंने देखी एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे आ रही है, उसमें उन्होंने ये कहा कि इनकी कोई रिश्तेदारी की वजह से आपस में थोड़ी बहुत शायद चपकलिश हुई है, लेकिन लोगों ने कह दिया जी तलाक हो गई, मैं आपको ये हो गया, 37 साल बाद तलाक हो गई। मैं आपको एक तारीख की बात बताता हूँ कि दुनिया का हर शख्स तकरीबन जब किसी मियाँ बीवी को देखता है, हाँ जी, तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि ये अलग हो जाए। ना ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। दुनिया में सबसे पहला जो रिश्ता तोड़ने का आगाज़ हुआ दुनिया में, हाँ जी, वो मियाँ बीवी के रिश्ते तोड़ने का आगाज़ हुआ। कलाम पाक में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, कलाम पाक में है कि अल्लाह ताला ने उस दौर में 2 फरिश्ते उतारे, हारूत और मारूत, जी जी, हारूत और जिनको मारूत। जादू का इल्म जिनके जी जी पास जी था। जी जी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने उन फरिश्तों को उतारा और इनसे ये लोग जादू सीखते थे, और जबकि उन्होंने कहा कि हम तो आजमाइश में हैं, जी, हमारे ऊपर मर इत्मीनान लाओ, ये गलत है, लेकिन वो फिर भी उनसे वो इल्म सीखते रहे मियाँ और बीवी को एक दूसरे से अलग करने के लिए। ये एक इंसानी नेचर बनाई है अल्लाह ताला की कि वो कहते हैं औलाद अपनी अच्छी लगती थी, बीवी दूजे दी अच्छी लगती। हाँ जी, ये है ना, सुना हुआ जी जी, आपने? बड़ी इस तरह के तो मुहावरे ये हैं। इसलिए होता है कि जब वो देखते हैं ना अब गोविंदा को और बीवी को, तो जो सुनीता के चाहने वाले होंगे वो कहते होंगे वो ये तो हैगे का ऐसा सी, वो तो ऐसी था, छोड़ो उसको। हाँ, और जो गोविंदा के दोस्त होंगे वो कहते होंगे यार ये लड़कियां ऐसी होती हैं, छोड़ो। तो वो जुड़ के बैठने नहीं देते। लेकिन मेरी ये दुआ है इस प्रोग्राम के ज़रिए
कि अल्लाह ताला 37 साल हो गए उनको शादी को, शादी। कि अल्लाह ताला उनको हमेशा अलग न करे, जुदा न करे, उनको एक साथ रखे। मुझे उनकी इस तलाक को देखकर अपने ट्रेड का एक वाक़या याद आता है। वो भी तकरीबन मेरे ख़्याल में 37 या 40 साल बाद अलग हुए थे। एस सुलेमान साहब ने ज़रीन को तलाक दी थी, उनकी बीवी थी, सही। और उसकी भी वजह समझ नहीं आ सकी आज तक। ओके। उसकी आज तक किसी को नहीं पता चल सका तलाक क्यों हुई, क्यों सेपरेशन हुई। ना कोई ज़रीन का वो सुना कोई गलत अफसाना, तो ना उनका कोई अफसाना था। क्या बात हुई, किस वजह से इख्तलाफ हुआ कि यहाँ तक नौबत आई, अल्लाह बेहतर जानता है। जी। तो इसी तरह मेरी ये दुआ है कि ये ऐसा वाक़या ना हो, और मैं अपने सुनने वालों को और अपने देखने वालों को ये बात ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अल्लाह ताला की ये हुक्म है कि अपने रिश्तेदारियों को, अपने रिश्तों को कभी ना तोड़ो, क्या बात है। और कभी ना तोड़ना। और दुनिया में अल्लाह ताला ने ज़कात, खैरात और सदक़ात का जो हुक्म दिया है गरीबों के बेशक। लिए, लेकिन साथ ये फरमाया कि सबसे पहले अपने घर से शुरू करो, कि कोई तुम्हारा भाई तो ज़रूरतमंद नहीं, बिल्कुल भतीजा तो नहीं, करीब तरीन रिश्तों से शुरू करना है। चलते 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 आखिरी रिश्ते तक अगर कोई बिल्कुल। ना मिले, फिर महल्ले में ढूंढो गरीब हाँ, कौन है, तुम्हारे घर में मुलाजिम सफेद जो है पोश। उनसे शुरू करो। ये नहीं कि तुम्हारी मुलाजमा या मुलाजम तो भूख से मरते हो और तुम बाहर जाके खैरातें बैठ करके देते। जाओ। बिल्कुल ठीक। तो इससे क्या है कि रिश्तों को करीब रखो, सही। तो इस तरीके से रिश्ते करीब रहते हैं। आज का यही लेसन है मेरा, और यही सबक है, और यही इल्तिजा हर एक से कि मोहब्बत भी करो तो उसकी बुनियाद जिस्म को ना रखो, उस रूह को रखो जो औरत के अंदर होती है। क्या बात है। और औरत भी यही देखे उस मर्द के हुस्न को। ये आने जानी चीज़ें हैं। औरत हाँ का जी। जो हुस्न आज देख रहे हैं, ये साल बाद नहीं होगा, ये 2 साल बाद नहीं होगा, ये 3 साल बाद नहीं होगा। तो कौन सी चीज़ है जो जोड़ के रखेगी? रूह एहसास, और इंसान। वो रूह के साथ होता है। बिल्कुल और इज्जत, बिल्कुल। आपने एक बीवी की है, वो आपकी इज्जत है। उसकी जो आपकी इज्जत है उसकी हमेशा हिफाजत करें, उसको रुलने ना दें। जब आपको उसको छोड़ देते हैं तो आपको पता है आप भी उतनी बेइज्जत होते हैं। लोग ये नहीं कहते कि ये फलां, यार ये फलां दी बीवी है, वो फलां दी बीवी आज उधर जा रही थी या इधर जा रही, वो के लिए और कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। तो इन चीज़ों को बचा के रखें। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप नेक्स्ट किस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक को दीजिए इजाजत, और नासिर अदीब साहब को भी दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।